हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों ये उत्तराखंड जुडिशरी का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों इसी पेपर के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जो आज मैं पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ ये ओरिजिनली लॉ का पेपर है और यही पेपर 2011 के एग्जामिनेशन में आया था और वही पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ का कट ऑफ जो है इस बार बहुत हाई गया है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया होगा। कुछ लोगों का पॉजिटिवली रिजल्ट रहा होगा, कुछ लोगों का निगेटिवली रिजल्ट रहा होगा। दोस्तों ये तय होता है कि जब रिजल्ट कोई भी आता है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। किसी किसी के साथ पॉजिटिवली वही रिजल्ट आता है, किसी किसी के साथ निगेटिवली आता है। तो दोस्तों आपको उससे घबराना नहीं है। अगर आपका निगेटिव रिजल्ट आया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। लगातार पीसीएसजे की वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग स्टेट्स की, और सुनने में ये भी आ रहा है कि यूपी का भी आने वाला है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो रेगुलर टाइम पे आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए दोस्तों। या मेरा ये मानना है जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर में जो पढ़ा था, जो आपने यूपी पीसीएसजे के लिए जो प्रिपरेशन किया था, वो प्रिपरेशन आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड जुडिशरी में भी काम में आएगा। और अगर आप बिहार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बिहार जुडिशरी में भी काम आएगा। दोस्तों पढ़ा हुआ कहीं कोई किसी का जाया नहीं जाता। जैसे कि आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, सीपीसी पढ़ा, सीआरपीसी पढ़ा, तो क्या दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये यूपी जुडिशरी के लिए ही था? नहीं दोस्तों, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए है। मैं मान के चलता हूँ कि बिहार में आईपीसी नहीं है, लेकिन बिहार में अदर सब्जेक्ट तो है। तो दोस्तों आप उसी अपने जो प्रिपरेशन किए थे उसी प्रिपरेशन को आप और इन्हांस करिए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि ये उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा 2011 का है और इसी वीडियो को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये लॉ से हम ले रहे हैं और बेसिकली ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है। मीन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। 51 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2011 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, कैसे क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों अब जो पढ़ाई हम लोगों को करना है वो स्मार्ट स्टडी करना है। और वो मेहनत करके हमको पढ़ना नहीं है कि नहीं मैं पढ़े जा रहा हूँ सिलेक्शन भले ना मिले। अब हमको स्मार्ट स्टडी करना है क्योंकि जो पेपर आने का ट्रेंड है वो भी अब बदल चुका है और जो पहले पेपर आता था वो भी अब बदल चुका है। अब देखिए 2011 में इनके द्वारा कैसे इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आप मार्क करेंगे वो बी वाला आप यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। मीन्स की कार्यकारी से संबंधित पक्षकार ही क्या कर सकता है, स्वीकृति कर सकता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के अनुसार वे कथन। साथियों आप सभी को पता है कि हम जब स्वीकृति की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर हमारा 17 से स्टार्ट हो जाता है जिसमें डेफिनेशन दिया है स्वीकृति किसको कहते हैं, मीन्स की एडमिशन किसको कहा जाता है। तो वही बात बताया जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के अनुसार वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है या ऐसे किसी पक्षकार के अभिकर्ता ने किया। मीन्स कि या तो खुद ने उसने किया है या उसके किसी एजेंट के द्वारा किया गया हो, जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय में उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप लोगों ने समझा कि जो सेक्शन 18 में जो स्वीकृति की जाती है या तो पक्षकार के द्वारा स्वयं किया जाएगा या तो उसके एजेंट के द्वारा किया जाएगा और इसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। साथियों जब क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आप देखते हैं तो कह रहा है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ है। मीन्स की जो भवन जो बिल्डिंग है अगर इस टाइप का जो कोई फोटोग्राफ अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक साक्ष्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो द्वितीयक साक्ष्य होगा इसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन से बातें आपको और क्लियर हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, धारा 63 के दृष्टांत क के अनुसार किसी मूल का फोटो चित्रण यद्यपि दोनों की तुलना की गई हो तथापि यदि यह साबित कर दिया जाता है कि फोटो चित्र वस्तुतः मूल थी, उस मूल की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। तो इसको क्या माना जाएगा, अगर कोई घर है, अगर घर का हम फोटो खींच करके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको
द्वितीयक साक्ष्य मीन्स की सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसको हम लोग मानेंगे और उसको सेकेंडरी एविडेंस हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा होता है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारा दस्तावेज होता है, और कौन सा दस्तावेज होना चाहिए, जो दस्तावेज होता है ये दस्तावेज होना चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य जो होता है वो सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं है, अनुश्रुत साक्ष्य भी नहीं है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी नहीं है। जो हमारा साक्ष्य होता है दस्तावेजी, जो हम डॉक्यूमेंट के साथ हम प्रूफ करते हैं, वो क्या माना जाता है, वो सबसे बेस्ट साक्ष्य माना जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप साथियों देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में दिखा है कि प्राथमिक साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ये भी कि प्राथमिक साक्ष्य से स्वयं वह मूल दस्तावेज अभिप्रेत है जो अदालत के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते रहिए कि हाँ क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। यहाँ पे कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कि असंगत मीन्स कि जो डेरोगेट करता है, जो डेरोगेट्स क्वेश्चन होते हैं उसको पूछने के लिए यहाँ पे अधिकृत करता है। तो ये किस तरह से पूछा जा सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 165 के अंतर्गत ये बताई गई है। यहाँ पे जो 165 के अंतर्गत बात करते हैं, ये जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। जज साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि जज साहब कोई भी यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे, जो गवाह देने आया है उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, यही बात कर रहा है सेक्शन नंबर 165 जो कि हमारे जज साहब के लिए उपयुक्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में साथियों बात कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस केस के साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान की धारा 20 सब क्लॉज 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। अब किसको दिया गया था, संविधान की धारा 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत किसके अतिक्रमण पर ये दिया गया था। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुंबई राज्य बनाम काठी कालू के मामले में इस प्रकार की कोई बात कही नहीं गई थी। रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश के मामले में भी ऐसा कोई बात नहीं कहा गया था, और कश्मीरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाद के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया था जो कि 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समव्यवहार का भाग बनाना शब्द का प्रावधान है। तो साथियों आप सभी को लोगों को पता है रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया। तो साथियों जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 6 में डिफाइन किया जाता है कि हाँ रेस जेस्टे क्या होता है, और उसी रेस जेस्टे की बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग अथवा सुसंगत, चाहे वे उसी समय अथवा उसी स्थान पर विभिन्न समयों और स्थान पर घटित होते हैं, तो इसको क्या माना जाता है, इसको रेस जेस्टे माना जाता है। उसी की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम साथियों बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 57 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे भी सुसंगत हो जाते हैं का प्रावधान कहाँ दिया गया है। अगर जो सुसंगत नहीं होते हैं फिर भी वो सुसंगत हो जाते हैं, ये बात कहाँ लिखी गई है। ये बात हम जब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये बातें झलकती हैं, ये बातें वहाँ पे हमको दिखती हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को साथियों देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, मीन्स कि जो कहीं पर रेलिवेंट नहीं है, कहीं पर सुसंगत नहीं है, सुसंगत हैं। कहाँ पे, कहीं पे सुसंगत नहीं है, सुसंगत है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है, यदि वे स्वयं में या अन्यथा अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत या असंगत है, यदि वे स्वयं में या अन्य तथ्यों से संसर्ग में, तो भी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के अस्तित्व में या अनस्तित्व में अत्यधिक संभाव्य की अधिसंभाव्य बनाते हैं। तो यहाँ पे ये अधिसंभाव्यता बनाते हैं कि ये चीज़ क्या होगा, अगर कहीं सुसंगत नहीं होता है तो वहाँ पे सुसंगत हो जाता है। दोस्तों आप लोग जब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 55 तक तो उसमें बताया जाता है रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, और वो रेलिवेंट फैक्ट की बात यहाँ पे कर रहा है सेक्शन नंबर 11 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 57 तक तो आप लोगों ने कर लिया। अब 58 नंबर को क्वेश्चन को देखिए। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है साथियों, यहाँ 50 नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। अब पूछ रहा है निगेटिव कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो वाद है वो मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है।
दोस्तों जब हम मृत्युकालिक घोषणा की बात करते हैं, मीन्स कि जब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो ये हमको डिफाइन कहाँ किया जाता है? तो साथियों इसको डिफाइन करने का काम सेक्शन नंबर 32 का क्लॉज 1 करता है और वहीं पे बताया जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। जो मृत्यु शैया पे व्यक्ति लेटा होता है, अगर वो किसी बात को कहता है तो उसको क्या कहा जाता है? डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। अगर कहने के बाद वो बात मर जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित कौन सा वाद नहीं है। तो दोस्तों इसमें पाणीबेन बनाम गुजरात राज्य, जो इसका बी वाला करेक्ट आंसर है, यही इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड कौन है? रतन गौड़ बनाम बिहार राज्य का मामला है, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है। लेकिन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला इससे संबंधित नहीं है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 59 की। साथियों अगर मेरा बोलने का स्पीड अगर तेज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि हमारा बोलने का स्पीड तेज़ था इस वीडियो में, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें बोलने की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने का स्पीड अच्छा है तो मैं इसी पे पर चलूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाद विबंधन से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ रहा है। निगेटिव कहने का मतलब है कि नहीं है में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब विबंधन के सिद्धांत से साथियों जब आपको कभी विबंधन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है तो आप विबंधन रूल ऑफ स्टॉपेल को देखते हैं और ये डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 के अंतर्गत विबंधन के रूल को, मीन्स की रूल ऑफ स्टॉपेल को डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा विबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला जो होता है ये विबंधन से संबंधित नहीं होता है, मीन्स कि रूल ऑफ स्टॉपेल से रिलेटेड नहीं होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य वाद संस्वीकृति से संबंधित है और ये विबंधन जब ये संस्वीकृति से संबंधित है, स्वीकृति से संबंधित है, एडमिशन से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि ये रूल ऑफ स्टॉपेल नहीं हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है साथियों भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति, जो कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है। तो ये किसकी ओर से साबित किया जा सकता है? साथियों जब हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हम मार्क करते हैं सेक्शन नंबर 21 हमारा करेक्ट आंसर इसका मार्क करेंगे। अब इसके आंसर को देखिएगा। आंसर में कह रहा है सामान्य नियम के विपरीत जो जनरल रूल होता है उसके विपरीत धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है। मीन्स कि जिसके तरफ से स्वीकृति प्राप्त की गई है उसके ओर से इसको क्या किया जा सकता है? साबित किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता है? धारा 21 के अंतर्गत इसको साबित किया जा सकता है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 61 की। अब क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का माल प्राप्त करने का अभियुक्त है आरोपी दृष्टांत होगा। मीन्स कि ये दृष्टांत किससे रिलेटेड होगा? जो क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं ये किससे रिलेटेड होगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी मार्क किया जाएगा और इसमें लिखा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के साथ साथ इसको क्या किया जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखिए। एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 61 का तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा है प्रसंग दृष्टांत धारा 14 क में दिया हुआ है। मीन्स कि ये देखिए इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। धारा 14 क में दिया गया है। धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना या अस्तित्व, मीन्स कि फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा है। बॉडीली माइंड एंड बॉडीली फीलिंग और सब्सिक्वेंट फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा है। अस्तित्व दर्शित करने वाले मामले के वाले तथ्यों के बारे में प्रावधान किया गया। कहाँ पे प्रावधान किया गया? तो धारा 14 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 62 की। 62 में कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुश्रुति के नियम का अपवाद नहीं है। मीन्स कि जो अनुश्रुति का नियम है उसका अपवाद नहीं है। तो जो साथियों यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। विशेषज्ञों की जो राय होती है वही यहाँ पे अपवाद नहीं होती है, क्योंकि विशेषज्ञ जो राय अपना देते हैं वो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग वो अपना क्या करते हैं? राय देते हैं। अगर उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, चाहे उसके बारे में उन्होंने किसी भी प्रकार का एजुकेशनल डिग्री ऑब्टेन किया है, उसी के आधार पे वो क्या करते हैं? अपना राय देते हैं और उसी राय के बारे में यहाँ पे कह रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में साथियों कह रहा है मृत्युकालिक घोषणा, मीन्स जो मृत्युकालीन जो डाइंग डिक्लेरेशन है मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप है। तो मृत्युकालिक घोषणा का जो प्रारूप है ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है? कैसे हमको देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों इसका जो
करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर ही होगा। ये क्या होता है, ये तत्वहीन होता है, महत्वपूर्ण नहीं है। जो मृत्युकालिक घोषणा होता है ये तत्वहीन महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हो रहा है, मृत्युकालिक घोषणा का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है साथियों, इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष प्रारूप नहीं होता है। केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि घोषणा पूर्व तथा स्पष्ट होगा। जो घोषणा होगा या तो पूर्ण होगा या फिर स्पष्ट होता, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न यह है कि क्या ने अमुक दिन दिल्ली से अपराध किया, मीन्स की दिन लखनऊ में अपराध किया। क्या किसी व्यक्ति के द्वारा लखनऊ में अपराध किया गया है? यह तथ्य कि उस दिन नई दिल्ली में था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह सुसंगत होगा? तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कहाँ पे हमारा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 11 के अंतर्गत बात करता है, अन्यत्र उपस्थिति की बात ये कर रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप साथियों देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा है, धारा 11 के दृष्टांत पर आधारित साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों के बारे में धारा 10 में सामान्य परिकल्पना, मीन्स की जो सामान्य परिकल्पना है उसके बारे में बताता है। बारे में षड्यंत्रकारी, मीन्स की जो हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में पढ़ते हैं वो धारा 10 में हमको बताया जाता है। द्वारा कही गई या किसी भी बात का धारा 11 के अन्यत्र अभिभावक के बारे में तथा 12 के नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थन करने में प्रवृत्त रखने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान किया गया और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कर रहा है। 65 जो हमारा कर रहा है, मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख होना चाहिए, मीन्स कि ये किसके सम्मुख, किसके सामने ये जाकर के हमको कथन करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी वाला करेक्ट आंसर, इसको मार्क करेंगे। ये किसके सामने हम जाकर के बताएंगे, अगर मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए सम्मुख होना चाहिए तो मजिस्ट्रेट, पुलिस, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्रह है, मीन्स कि डीएनए टेस्ट को जो साक्ष्य में ग्रह किया गया था किसके अंतर्गत किया गया था, किस केस के मामले में किया गया था। तो दोस्तों ये जो किया गया था वो हमारा धारा जो होगा धारा 45 के अंतर्गत डीएनए टेस्ट को भी यहाँ पे क्या किया गया है, मान्य किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, डीएनए टेस्ट विज्ञान से संबंधित है और यह एक प्रकार की राय होती है। जो डीएनए टेस्ट होता है ये कुछ नहीं होता है, यह एक प्रकार की राय होता है और उसी के बारे में यह बात कर रहा है। अतः यह धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत होगा। ये जो धारा होगा ये इस प्रकार का राय होता है। और जब हम राय की बात करते हैं, जब हम ओपिनियन की बात करते हैं साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो हमको कहाँ फॉल करता है, जब हम राय की बात करते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 45 में फॉल करता है। तो इसीलिए कह रहा है जो डीएनए टेस्ट होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का राय होता है। और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये धारा 45 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। और ये क्या होता है, एक विशेषज्ञों मीन्स की एक डॉक्टर की टीम की क्या होती है, राय होती है। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करता है, मीन्स की जो हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है ये किसके अंतर्गत बात किया जाता है। तो साथियों जब हॉस्टाइल विटनेस की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट हिट कर रहा है हमारे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन को। और जब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि सभी को इंडेक्स कहीं ना कहीं लॉ के टर्मिनोलॉजी से आप अगर जुड़े हुए हैं, अगर लॉ आपने किया है तो आपको इंडेक्स कहीं ना कहीं लर्न होता है। और ये जो हॉस्टाइल विटनेस की बात आती है साथियों, तो ये कहाँ पे आता है, ये सेक्शन नंबर 154 में हॉस्टाइल विटनेस की बात आती है। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या होता है साथियों, इसको हिंदी में पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 साक्षियों की संख्या के बारे में बात करता है। अब देखिए सबके बारे में बता दे रहा है, 134 साक्षियों की संख्या के बारे में, मीन्स कि जो साक्षी होंगे उसकी संख्या के बारे में धारा 134 बात कर रहा है। 154 पक्षद्रोही साक्षी के बारे में तथा 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेपण के बारे में प्रावधान करता है। जबकि धारा 157 में उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथनों को साबित करने के बारे में यह प्रावधान करती है। तो ये बात आप लोगों ने देख लिया सभी के सभी क्वेश्चन नंबर
69 में ये बातें कही गई है। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 किस बारे में प्रावधान करती है। जो धारा 133 है किस बारे में प्रावधान करती है। तो दोस्तों ये जो प्रावधान करती है इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सह अपराधी का साक्ष्य होता है, उसी के बारे में क्या करती है, प्रावधान करती है और उसी से ये रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में साथियों क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं होगा। मीन्स कि जो उसका प्रीवियस कंडक्ट होगा, जो उसने प्रीवियस कार्य किया होगा वो यहाँ पे सुसंगत नहीं होगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो ये दोस्तों बात कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, जब हम सेक्शन नंबर 54 पढ़ते हैं ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे ये बात हमको एज यूजुअल लिखा हुआ मिलता है। और दोस्तों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सभी के सभी क्वेश्चन आपको इंडेक्स बेस्ड मिल रहा है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में साथियों कह रहा है धारा 54 के अनुसार उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का आवर्तन सील सुसंगत नहीं है। मीन्स कि जो उसका पुराना सील है, कैरेक्टर है, वो उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में दे रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। अब स्वीकृति की किस धारा के अंतर्गत परिभाषा दी गई है, तो साथियों मैंने आपको इनिशियल स्टेज से ही बताया है कि जब हम सेक्शन नंबर 17 पढ़ते हैं किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसी में हमको एडमिशन के डेफिनेशंस के बारे में हमको बताया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 17 के अनुसार स्वीकृति वह मौलिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अभियुक्त इंगित करता है। मीन्स कि किसी भी प्रकार का अनुमान जो होता है इंगित करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एडमिशन कहते हैं। और ये डिफाइन कहाँ किया गया है साथियों, ये डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। अब इसमें से किसको सार्वजनिक दस्तावेज नहीं माना है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होता है जो हम लोग एफिडेविट कराते हैं, जो हम लोग शपथ पत्र करवाते हैं, ये क्या होता है, ये सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होता है। न्यायालय का निर्णय सभी को पढ़ के सुनाया जा सकता है, सार्वजनिक दस्तावेज होता है। गिरफ्तारी वारंट सभी को दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है। वसीयत सभी को दिखाया जा सकता है। लेकिन जो शपथ पत्र होता है, जो आप एफिडेविट बनवाते हैं, ये सभी को नहीं दिखाया जा सकता है। देखिए कर पत्र, लिखित पत्र, शपथ पत्र लोक दस्तावेज नहीं है। मीन्स कि ये जो कैटेगरी बता दिया गया है इसको लोक दस्तावेज नहीं माना गया, बाकी सभी को क्या माना गया है, लोक दस्तावेज माना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा दी गई है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर दिया गया है साथियों, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 113B के अंतर्गत इसको प्रोवाइड कराया गया। ये क्या है साथियों, ये दहेज मृत्यु की उपधारणा के बारे में बताया गया। दोस्तों जब हम 113B को हम लोग पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो साथियों हम इसी के साथ साथ हम लगे हाथ अपने हाथों हाथ हम लोग पढ़ सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 304 सेक्शन नंबर 304B को भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी डाउरी डेथ के बारे में ही प्रोविजंस के बारे में हमको बताया गया है कि डाउरी डेथ क्या होता है, और उसी से रिलेटेड दोस्तों ये भी प्रोविजन है जो 113B का है, जो कि इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप साथियों देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन में यह कह रहा है कि धारा 113 ख के अनुसार जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री का दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी, तो उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगी। यहाँ पे साफ साफ प्रिजम्पशन के बारे में बता दिया जा रहा है कि न्यायालय इस प्रकार का प्रिजम्पशन कर लेगी कि आपने क्या किया है, आपने दहेज मृत्यु कारित किया है। और इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे रीड करके मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। साथियों जब हम क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 73 में आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। मीन्स की जो मुख्य परीक्षा हम लोग करते हैं, प्रति परीक्षा करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, री एग्जामिनेशन करते हैं, वो कहाँ पे किस धारा के अंतर्गत दिया गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि धारा 137 के अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इसके आप एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है साथियों कि मुख्य परीक्षा के बारे में प्रावधान धारा 137 में किया गया है। किस धारा 137 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 137 के अंतर्गत किया गया है। धारा 138 में परीक्षा के क्रम के बारे में, क्रय के बारे में, मीन्स की क्रम के बारे में बताया गया, तथा धारा 136 में साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में, जबकि धारा 140 में सीलबद्ध साक्ष्य देने के साक्षी के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, प्रावधान
किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व करिए कि आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस रेंज से पूछ रहा है। आपको ये एनालिसिस करते हुए चलना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको एक साथ ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 74 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कर रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्णय करता है। न्यायाधीश किस में ग्राह्यता का निर्णय करता है, तो धारा ये 136 के अंतर्गत ये करता है। अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के निर्णय धारा 136 के अधीन करता है। धारा 136 के अधीन इसके ग्राह्यता के बारे में वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, किसका लास्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में 151 मीन्स की 51 नंबर से लेकर के 75 नंबर के क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिल जा रहा है कि 24 से 25 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। उत्तराखंड जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट से 24 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए कहाँ से मिल रहा है जो पूछा जा रहा है साथियों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंडेक्स बेस्ड जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको इंडेक्स को प्रिपेयर करके जाना है, हमें इंडेक्स के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है। अगर हमें अपना सिलेक्शन पाना है तो हमें इंडेक्स, हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स प्रिपेयर करके जाना है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 75 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। अब धारा 3 के अंतर्गत किसको परिभाषित नहीं किया गया, तो साथियों आप सभी को पता है कि जो स्वीकृति है इसको धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। न्यायालय को परिभाषित किया गया, साक्ष्य को, दस्तावेज को, प्रूफ को, डिसप्रूफ को, नॉट प्रूफ को, फैक्ट को, एविडेंस को, मीन्स कि 10 चीज़ों को धारा 3 के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन किया गया है। लेकिन जो संस्वीकृति है इसको इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया। जो संस्वीकृति की बात करते हैं तो ये कहाँ बताया गया, धारा 17 के अंतर्गत संस्वीकृति को बताया गया है। तो साथियों अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दोस्तों जो हम सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड किस प्रकार के और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। और हम ये भी ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे कि हाँ क्या 2008 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, 2009 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। दोस्तों इन सभी चीज़ों का प्रीवियसली मैंने जो भी है वीडियो, सभी 2011 से पहले जो भी है वीडियो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बना करके रख दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो मान के चलिए कि आप अपनी तरह से गलती कर रहे हैं। मैं अपनी तरह से जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारे पॉसिबल चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। अब क्वेश्चन नंबर 76 में बात कर रहा है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता से बात कर रहा है। अब यहाँ पे 76 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अंतरकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों किस धारा में बात कर रहा है, अंतरकालीन लाभ की बात कर रहा है। तो ये कहाँ कर रहा है, धारा 2 के क्लॉज 8 के अंतर्गत इसके बारे में बात कर रहा है। अब आप साथियों इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है साथियों अंतकालीन, एक मिनट हाँ देखिए, कह रहा है अंतकालीन तथ्य की धारा 2 सब क्लॉज 12 में, धारा 2 सब क्लॉज 4 में जिला को तथा धारा 2 क्लॉज 8 में न्यायाधीश को तथा धारा 2 क्लॉज 14 में आदेश की परिभाषा को दिया गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे बता दिया है कौन चीज़ कहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। साथियों क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 10 में प्रावधानित है। अब आदेश 7 नियम 10 में किस प्रकार की बातों का प्रावधान यहाँ पर किया गया, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। रीट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होती। जो रीट होता है वो याचिका में कभी भी लागू नहीं होता और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रावधानित है। अब जो सिविल प्रक्रिया संहिता है जिसमें आदेश 7 नियम 10 में क्या प्रावधानित किया गया है, तो इसमें क्या प्रावधानित किया गया, जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, वाद का लौटाया जाना के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, प्रावधानित किया गया है। अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि आदेश 7 नियम 10 वाद को लौटाए जाने से संबंधित वाद है। इसके अनुसार नियम 10 में उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित करने के लिए लौटा दिया जाएगा जिससे वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं साथियों तो 79 में कह रहा है वाद संस्थित करने की
आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृति होगा। यह सिविल प्रक्रिया की किस धारा में के सार के अंतर्गत बताया गया? तो साथियों ये बताया गया धारा 21 के अंतर्गत बताया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एज यूजुअल वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट को अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान किया गया है। मीन्स की जो इनहेरेंट पावर है वो किस में दिया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि जो इनहेरेंट पावर है सीपीसी में जो दिया गया है वो धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो ये बातें और आपको क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 151 में न्यायालय की अंतर्विष्ट शक्तियों के बारे में, धारा 152 में निर्णय डिक्रियों एवं आदेशों में संशोधन करने के बारे में तथा 153 में संशोधन करने की साधारण शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। तो जो तीनों यहाँ पे कंडीशन थी, तीनों कंडीशंस को यहाँ पे क्या कर दिया गया, धीरे धीरे बता दिया गया। आप चाहें तो यहाँ से टेकअप कर सकते हैं सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को। अब यहाँ पे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। देखिए 81 में क्या कह रहा है सिविल प्रक्रिया की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया। अब धन संबंधी अधिकारिता के बारे में कहाँ पे प्रावधान किया गया दोस्तों? ये बात किया गया है धारा 6 के अंतर्गत बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है और ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथियों जब आप क्वेश्चन को अब देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलिए कि यहाँ पे भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों डायरेक्ट वो इंडेक्स बेस्ड हिट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में 81 के लिखा है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में प्रावधान धारा 6 में, धारा 3 में न्यायालय की अधीनस्थता, धारा 5 में संहिता के राजस्व न्यायालयों या लागू होने के बारे में तथा धारा 4 में व्यवृत्तियों के बारे में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी मैटर थे वो सारे मैटर को क्या किया गया यहाँ पे बताया जा रहा है और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, तो क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पे कह रहा है साथियों कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये धारा 9 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और इसी के बारे में ये बात कर रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 83 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर देता है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रांग न्याय का सिद्धांत संबंधित उपबंध किया गया। मीन्स की जो प्राज्ञ न्याय का सिद्धांत है ये किस धारा के अंतर्गत उपबंध किया गया और इसी के बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो बताया गया है प्राज्ञ न्याय का सिद्धांत, तो ये धारा 11 के अंतर्गत प्राज्ञ न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्राज्ञ न्याय क्या होता है। देखिए प्राज्ञ न्याय के बारे में प्रावधान धारा 11 में, धारा 12 में अतिरिक्तवाद के वर्जन के बारे में प्रावधान किया गया। तो यहाँ से आपको देख करके पता चल गया होगा कि किस किस चीज़ के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम साथियों बात करते हैं तो कह रहा है सिविल प्रक्रिया के किस आदेश के अंतर्गत रिसीवर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मीन्स कि जो रिसीवर नियुक्त हम लोग करवाते हैं ये किस में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये करने का प्रावधान आदेश 40 रूल 1 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया और इसके जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो कुछ हद तक ये आपको समझ में आ सकता है। रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान आदेश 40 में किया गया है, जबकि आदेश 39 में अस्थायी आदेश के बारे में प्रावधान किया गया है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम साथियों बात करते हैं तो 85 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किन संपत्तियों का कुर्की एवं विक्रय किया जा सकता है। मीन्स कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है किसका किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बैंक नोट, चेक एवं विनिमय पत्र का यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसका भी संपत्ति की कुर्की एवं विक्रय किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की साथियों। 86 वाले में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन का अर्थ है। जो अभिवचन हम लोग करते हैं, अभिवचन का अर्थ क्या होता है, वाद पत्र एवं लिखित कथन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब हम साथियों आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से, वाद पत्र क्या लिखित कथन से अभिप्रेत के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। जो धारा 104 है इसके अंतर्गत अपील की जा सकती है। तो धारा 87 का जो क्वेश्चन नंबर 87 पूछ रहा है इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो ए वाला करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। और ए वाले में कह रहा है धारा 91 के अंतर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने के आदेश के विरुद्ध ये क्या किया जा सकता है, इसको जारी किया जा सकता है। अब साथियों आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में बातें क्या लिखा है कि धारा 104 के अनुसार, मीन्स की धारा 104 के अनुसार निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। पहला धारा 35 क के अधीन आदेश, दूसरा धारा 91 या 92 के अधीन आदेश तथा तीसरा धारा 95 के अधीन आदेश के बारे में यहाँ पे क्या किया गया, प्रावधान किया गया और उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में
प्रतिनिधिवाद का प्रावधान किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे होगा आदेश 1 रूल 8, मीन्स कि आदेश 1 रूल 8 के अंतर्गत इसका किया गया है। अब इसके आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्रतिनिधित्ववाद के बारे में प्रावधान आदेश 1 नियम 8 में किया गया है, जबकि आदेश 2 नियम के बाद में विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है और उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम साथियों बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 34। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो x बनाया है, 1x का मतलब होता है 10, 2x का मतलब होता है 20, 3x का मतलब होता है 30, और यहाँ पे ये क्या लिखा है? ये यहाँ पे 9 लिखा है, मीन्स कि 39, मीन्स कि आदेश 39 नियम 2 में निहित। ये क्या बात कर रहा है? यहाँ पे अस्थायी व्यादेश के बारे में ये बात करता है। जब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो और बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 39 नियम 2 भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखने या अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश के बारे में प्रावधान करता है, और उसी के बारे में ये CPC की बात कर रहा है। अब यहाँ पे साथियों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 90 कह रहा है यहाँ पे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी धारा में धन संबंधी अज्ञप्ति के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी और निरुद्ध करने के लिए निषिद्ध करता है, मीन्स कि उनको मना करता है। तो साथियों ये करता है, कौन करता है? ये धारा 56 के अंतर्गत इसको किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे साथियों तो आपको और ये बातें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 56 के अनुसार इस भाग में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय धन संदाय के डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने तथा सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। अगर सिविल मामला है, अगर स्त्री से रिलेटेड मामला है, तो इस मामले में जो किसी भी प्रकार का आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। अगर 91 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें बात कर रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कमीशन जारी करने का आदेश, जो कमीशन जारी किया जाता है वो आदेश 21 में नहीं किया जाता है। जो जब कह रहा है वाद संस्थित करना, आदेश 4 के अंतर्गत वाद संस्थित करने के लिए दे रहा है। निर्णय एवं डिक्री धारा आदेश 20 के अंतर्गत दे रहा है। सम्मन निर्गत करना आदेश 5 में दे रहा है। ये सभी सुमेलित है, लेकिन ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, इसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा आदेश में किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है साथियों? तो इसको करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? नियम 33, आदेश 33 नियम 18 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया और उसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसका जो आप एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि निर्धन व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करके केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में प्रावधान आदेश 33 नियम 18 में उपबंधित है। आदेश 39 व्यादेश से धारा 151 न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति से तथा धारा 115 में पुनर्निरीक्षण के बारे में प्रावधान किया जाता है और उसी के बारे में बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है साथियों, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 में उपबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का मुकदमा फाइल किया जाना चाहिए तो ये भारत संघ के नाम से किया जा सकता है। जो भी होता है हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, उसी यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो 94 नंबर क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिल रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कैविएट फाइल करने के आदेश के अधिकार के बारे में उपबंधित किया गया, जो कैविएट फाइल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैविएट फाइल करने के लिए 148A के अंतर्गत कैविएट फाइल किया जा सकता है। धारा 148A में कैविएट दायर करने के अधिकार के बारे में तथा धारा 148 समय बढ़ाए जाने के बारे में तथा 153 संशोधन करने की साधारण शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। और धारा 155 जहाँ अपील संक्षिप्त खारिज की जाती है वहाँ डिक्री या आदेश के संशोधन करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है और उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विधानमंडल के सदस्यों के, जो विधानमंडल होते हैं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी के मीन्स की जो सिविल प्रक्रिया के जो उनके अधीनस्थों की गिरफ्तारी करने के विरोध से मुक्ति करता है। तो ये कौन करता है? तो धारा 135A के अंतर्गत इस प्रकार की उनको यहाँ पे रिबेट दिया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। धारा 135A में विधायी निकाय को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने तथा निरुद्ध किए जाने से छूट के बारे में तथा धारा 132 कुछ स्त्रियों को की
सजीव उपसंजाति से छूट के बारे में और धारा 134 डिक्री के निष्पादन में की जाने वाली अन्यथा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है, जबकि धारा 80 सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है। ये बातें बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक आपने देखा। इंडियन एविडेंस सेक्टर से क्वेश्चन ज़्यादा था, उसके बाद से आपका CPC भी खत्म हो गया। अब दोस्तों ये जो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम से। संपत्ति अंतरण अधिनियम से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक यहाँ पे रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि किस प्रकार से ये आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये हेल्पफुल हो रहा है। अगर और भी कोई सुझाव होगा तो आप हमें ज़रूर सुझाव बताइएगा। अगर आपका कोई डिमांड होगा स्पेशल किसी टॉपिक पे क्लास लेने के लिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं साथियों संपत्ति अंतरण अधिनियम में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 96 नंबर का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम मान रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधन को कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको साम्यपूर्ण बंधक के नाम से जाना जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है भारतीय विधि में इस प्रकार का बंधक हक विलेख के निरपेक्ष द्वारा बंधन के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी विधि में इस बंधक के नाम से जाना जाता है, मीन्स कि इंग्लिश बंधक के नाम से जाना जाता है। केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास नमूनों में ही मान्य है, मीन्स कि वहीं पे ही यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, वहीं पे इसको मान्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता है। अब जो पारिवारिक समझौता होता है, जो बंदोबस्त का मामला होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अंतरण के अंतर्गत हम लोग नहीं लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। तो साथियों आप सभी को पता है 1 जुलाई 1882 को ये आया था। अब 1 जुलाई 1882 आपको क्या करना है, लर्न करके रखना है। बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 99 आता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 99 हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 99 में हमको देखने के लिए मिलता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दुर्भर दान दिया जाता है। तो दोस्तों ये बताया कहा जाता है, ये धारा 127 के अंतर्गत बताया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 127 के अनुसार जहां की दान एक ही व्यक्ति के ऐसे कई चीज़ों के एकल अंतरण के रूप में है जिसमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं, वहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ भी पा नहीं सकता है, उस तक उसे पूर्ण ग्रहण नहीं करता है और उसको पूर्ण ग्रहण नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भावी संपत्ति का दान है। जो भावी संपत्ति का दान होता है साथियों क्या होता है, वो शून्य होता है। इस प्रकार का कोई संपत्ति का दान नहीं हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण की परिभाषा दी गई है। जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात की जाती है, तो साथियों आप सभी को पता है कि धारा 53 के अंतर्गत फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात की जाती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कपटपूर्ण अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 53 में किया गया है। धारा 53 के अनुसार स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरण के लेनदारों को विफल करे या उससे देरी या उन्हें देरी करने के आशय से किया गया है, उसे किसी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, जिसे इस प्रकार विफल में देरी कराई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन है, 102 नंबर का। इसमें बात कर रहा है अनुयोज्य दावा का अंतरण निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और कह रहा है अंतरणकर्ता द्वारा, जो अंतरणकर्ता है अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से इसको क्या किया जा सकता है, जब वो हस्ताक्षरित लिखत देगा तब इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा धारा 130 के अनुसार अनुयोज्य दावा का अंतरण ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरण या अनेक प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 में क्या कह रहा है बेमौली बनाम सोवाइन वाद का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये लंबित वाद से संबंधित है। जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप चाहें तो देख सकते हैं। बेमौली बनाम सोवाइन बिशन सिंह बनाम खजाना सिंह तथा नाथू सिंह बनाम अनंत राव के मामले के बाद में धारा 53 पर निर्देशित ये वाद है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हित अंतरणीय नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा हित है जो अंतरणीय नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा। उत्तराधिकारी का संभावना पर आधारित हित जो होता है ये अंतरणीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात करते हैं। एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। सर्वस्व अदाता का दायित्व तो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। दान स्वरूप प्राप्त क्या कहते हैं, दान स्वरूप प्राप्त संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 128 के अनुसार जहाँ की दाता की पूरी संपत्ति का दान है वहाँ अदाता दान के समय के दाता के सब शोध ऋणों तथा दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 के अंतर्गत क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वतः अंतरित नहीं कर सकता, इस कथन का अपवाद है। तो ये किसका अपवाद है? तो ये धारा 41 और धारा 43 का क्या होता है? ये अपवाद है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम सन 2000 से किस धारा में संशोधन किया गया था? तो साथियों कहाँ पे किया गया था? धारा नंबर 106 के अंतर्गत संशोधन किया गया था, उसी की बात ये कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों? तो ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रबोध कुमार दास बनाम दत्तमारा टी कंपनी लिमिटेड वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो संबंधित है इसका करेक्ट आंसर सी होगा। भागिक पालन से है, मीन्स की जो भागिक पालन का सिद्धांत होता है, मीन्स की जो पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत होता है उसी से संबंधित होता है। प्रमोद कुमार बनाम, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रमोद कुमार बनाम दत्तमार टी कंपनी का वाद धारा 53 क पर एक निर्देशित वाद है, एक निर्देशक वाद है। इस वाद में यह कहा गया है कि धारा 53 क के अंतर्गत का सिद्धांत प्रतिवादी की रक्षा करेगा। यह धारा केवल कोई क्रियात्मक लाभ प्राप्त करती है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक लिखत को अनुप्रमाणित करने के लिए कितने साक्ष्यों की अपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पे साथियों अगर साक्ष्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 साक्ष्यों की अपेक्षा की जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे 2 या अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है जिसमें से हर एक के निष्पादन को लिखित पर हस्ताक्षरित करने या चिन्हित लगाने को देखा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में हम बात करते हैं। क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण अधिनियम कहा जा सकता है? इस प्रकार का कोई भी बंटवारा संपत्ति अंतरण अधिनियम कहा जा सकता है? तो साथियों नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के बंटवारे को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। तो यहाँ पे कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो साथियों आप सभी को पता है कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम से संबंधित है, परपेचुइटी, रूल ऑफ परपेचुइटी से ये संबंधित है। बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 की। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपको ये सभी लोगों को पता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों ये कहाँ पर बताया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये हमको बताया गया है धारा 108 के अंतर्गत। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है पट्टाकर्ता तथा पट्टाकार के अधिकार एवं दायित्व के बारे में प्रावधान धारा 108 में, जबकि धारा 107 में पट्टा करने की विधि तथा धारा 109 में पट्टाकर्ता तथा अंतरिक के अधिकारों के बारे में उपबंध किया गया, उसी से रिलेटेड ये सारी बातों को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 113 में कह रहा है अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए ब को उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को आजीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रकार का जो अंतरण किया जाता है ये वैध प्रकार का अंतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 114 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपत्ति अंतरण की धारा 58A के अंतर्गत परिभाषित बंधक का आवश्यक अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। हित का अंतरण वचन दिया जाना चाहिए से संबंधित है। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है बंधक के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। अब जो बंधक किया जाता है इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? पहले अचल संपत्ति में हित का अंतरण होना चाहिए, दूसरा अचल संपत्ति का रूप स्पष्ट करना निश्चित होगा, और तीसरा प्रतिफल का होना अति आवश्यक होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों
में यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 115 और 115 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका क्या हो जाता है, आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, जो टीपी एक्ट होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन आएगा। 115 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है अबंधक द्वारा जो है अपने बंधक द्वारा अपनी संपत्ति ब को इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि 10 वर्ष तक वह संपत्ति को आय से बंधक धन प्राप्त करेगा और उसके बाद अशेष रकम की अदायगी करके संपत्ति को मोचन करा लेगा। यह बंधक है। इस प्रकार का अगर कोई बंधक है तो इसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको अंग्रेजी बंधक के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हिंदू विधि से आ जाता है और हिंदू विधि के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। अब हिंदू लॉ से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब कौन कौन हिंदू लॉ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि 2011 के क्वेश्चन में हमारे लिए पूछा गया था। कहाँ पे, उत्तराखंड जुडिशरी में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में परिभाषित सम्मति से विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया है। तो ये कहाँ जोड़ा गया है, कब से जोड़ा गया है, तो साथियों इसको जोड़ने का काम सन 1976 में संशोधन के द्वारा किया गया था। और इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 13 क और धारा 13 ख को विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जो 13 क की बात करता है दोस्तों, ये एडीआर मैकेनिज्म की बात करता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है। और जो 13 ख की बात करता है मीन्स कि ये म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में बात करता है। इस प्रकार से आपको सेक्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन लर्न होने चाहिए और जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सेक्शन बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह से जो संतान होता है उस संतान को हम क्या कर सकते हैं, उस संतान को हम अधर्मज संतान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 118 में यहाँ पे कह रहा है कि वादकालिक भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस धारा में प्रावधान किया गया, तो धारा आपको 24 के अंतर्गत ये वादकालिक मीन्स की जो मेंटेनेंस इन पेंडेंट लाइट की बात करता है वही मेंटेनेंस इन पेंडेंट लाइट की बात कर रहा है। धारा 22 कार्यवाहियों के बंद कमरे में होने के बारे में तथा धारा 23 कार्यवाहियों के अज्ञापक के बारे में और धारा 24 के बाद भरण पोषण काल मीन्स की कालीन भरण पोषण तथा कार्यवाहियों में व्यय के बारे में प्रावधान करती है। धारा 25 और अस्थायी निर्वहन व्यय तथा भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया, उसी से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है विवाह पूर्व गर्भवती होने तथा प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को क्या बना सकता है। अगर इस प्रकार से किसी भी महिला के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्या बनाया जा सकता है, उसको शून्यकरणीय बनाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 की हम बात करते हैं साथियों। 120 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसीयती कहा जाता है। ऐसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है, तो इसको कहाँ पे वर्णित किया गया, तो धारा इसको 3G के अंतर्गत वर्णित किया गया और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद में विचार किया गया था, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट वाद होगा टी सरिता बनाम टी वेंकैया सुबैया के मामले में ये बात किया गया था। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न सर्वप्रथम टी सरिता बनाम वेंकटा सुबैया के वाद में उठाया गया था। इस वाद को तथा धारा 9 को संवैधानिक ठहराया गया था और उसी के बारे में ये बात कर रहा है, संवैधानिकता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 122 की हम बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथकीकरण का विवाह के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो न्यायिक पृथकीकरण होता है इससे विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा और वैवाहिक संबंध स्थगित हो जाता है। मीन्स की जो वैवाहिक संबंध होता है स्थगित रहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है। अब हिंदू में कौन कौन आता है, बौद्ध आता है, सिख आता है, जैन आता है, उपरोक्त सभी क्या होते हैं, इन सभी को क्या माना जाता है, हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू माना जाता है। हिंदू एक्ट के अंतर्गत इनको हिंदू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, मीन्स की 124 की बात करते हैं। अब 124 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्थायी निर्वहन व्यय का अधिकार प्राप्त है। तो ये किसको प्राप्त है, पति एवं पत्नी दोनों को प्राप्त है। ये सिर्फ एक को नहीं प्राप्त है, ये दोनों लोगों को प्राप्त दिया गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जहां की इस अधिनियम की अधीन वाली कार्यवाहियों में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपने पालन तथा कार्यवाहियों के आवश्यक व्ययों के लिए यथा स्थिति पति या पत्नी की अपनी पर्याप्त आय नहीं है, वहां पर प्रदाता का ऐसा व्यय का संदाय आदेश दे सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है साथियों यहाँ पे कि
आणविक अभित्यजन से संबंधित मामला है। अब यहाँ पे कौन है, तो ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा का मामला है जो इसी से संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा का वाद अस्वाभाविक अभित्याग से, जबकि विपिन चंद्र बनाम प्रभावती का वाद अभिव्यंजन से संबंधित होता है। 125 क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंधी परिभाषा को किया गया है। मीन्स कि सपिंड के बारे में कहाँ पे परिभाषित किया गया, तो साथियों जो सपिंड की बात करता है तो वो धारा 2G के अंतर्गत सपिंड को परिभाषित किया गया। और अगर सपिंड की बात करते हैं, अगर मेल की तरफ से लेते हैं मीन्स कि फादर की तरफ से लेते हैं और मदर की तरफ से लेते हैं, ये फादर हो गए, ये मेल नहीं, ये फादर हो गए और ये मदर हो गई। फादर की तरफ से 5 ऊपर की पीढ़ी को हम लोग सपिंड मानते हैं और मदर की तरफ से ऊपर 3 पीढ़ी को हम लोग सपिंड मानते हैं। और ये बात कहाँ बताई गई है, सेक्शन नंबर 2G के क्लॉज में अंतर्गत बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 127 को हम देखते हैं। यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में आपसी सहमति से तलाक को परिभाषित किया गया। तो साथियों सबसे पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया है कि जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है वो 13B में होता है। और पहला क्वेश्चन भी इस एक्ट का यही था कि इसको कब जोड़ा गया था, तो 1976 के संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था 13A को और 13B को। क्वेश्चन नंबर 128 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है 128 में कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2C की बात कर रहा है, नहीं, हाँ 3C की बात कर रहा है। 3C में परिभाषित है। अब 3C में क्या परिभाषित है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ये सुजातीय बंध के बारे में ये क्या करता है, बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3C में सजातीय बंधु अथवा सगा एवं सौतेला को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे 129 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पारस्परिक सम्मति से तलाक, जो पारस्परिक सम्मति से तलाक होता है, विवाह विच्छेद का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो ये कहाँ पर दिया गया है, तो साथियों आप सभी को पता है ये 13B के अंतर्गत दिया है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है वो 13B के ही अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 130 के अंतर्गत कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर होता है, 2 साल का यहाँ पे समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहा है 30 वर्ष का हिंदू पुरुष 15 वर्ष की लड़की का दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो ये इस प्रकार का अगर दत्तक ग्रहण करता है तो ये दत्तक क्या होता है, शून्य होता है। दोस्तों कभी भी अगर किसी भी पुरुष को दत्तक ग्रहण करना होता है, अगर किसी भी मेल को या किसी भी फीमेल को, अगर किसी भी मेल को अगर कोई मेल है इसको अगर फीमेल को दत्तक ग्रहण करना है, या फीमेल है तो इसको किसी मेल को दत्तक ग्रहण करना है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दत्तक ग्रहण करने का वो 21 साल का अंतर होना चाहिए, तभी वो दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा वो दत्तक इस प्रकार से दत्तक ग्रहण करेंगे तो वो शून्य माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। क्वेश्चन नंबर 132 में अगर बात करते हैं तो कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 1956 की 23 और 24 धाराओं का एक संशोधन द्वारा लोप कर दिया गया था। तो किस संशोधन द्वारा कर दिया गया था, तो ये 1976 में एक संशोधन किया गया था जिसमें 2 बातों को जोड़ा गया था, 13A और 13B को, और इसके बारे में यहाँ पे लोप भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा द्वारा द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया, द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो धारा 17 के अंतर्गत द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति 2 विवाह नहीं कर सकता है। ये कहाँ बताया गया, हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 17 के अंतर्गत ये बातें बता दी गई है। दोस्तों मैं आपको ये बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप उत्तराखंड PCSJ देने जब जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके जाएगा तो मान के चलिए कि आप अन्य बच्चों से आगे रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन कहां से हिट कर रहा है एग्जामिनेशन में। अब इसके इलस्ट्रेशन को देख लीजिए, क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया। धारा 17 के अनुसार यदि इस अधिनियम प्रारंभ के पश्चात 2 हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में ऐसा विवाह का किसी पक्षकारों का पति या पत्नी जीवित था, यदि तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 तदनुकूल लागू होगा। और उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 की हम बात करते हैं साथियों। 34 में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ था, तो ये 18 मई 1955 को इसको क्या किया गया था, प्रवृत्त किया गया था। दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद किसी से संबंधित है, तो दोस्तों आप सभी को पता है विवाह विच्छेद से संबंधित है। ये जो दस्ताने बनाम दस्ताने का मामला है ये क्रूएल्टी से रिलेटेड था और ये विवाह विच्छेद पर ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है।
इसी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मुस्लिम लॉ से है और इस मुस्लिम लॉ के टॉपिक को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो देखिए मुस्लिम लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। जो 136 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो मुस्लिम लॉ से है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 150 जो क्वेश्चन होता है आपके लॉ के पेपर से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन जो होता है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से पूछा जाता है। और जो जनरल नॉलेज का जो 50 क्वेश्चन आता है साथियों, उसमें आपके पास क्या क्या आता है, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन आपका यूएनओ से आता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपका क्वेश्चन आता है। बात करते हैं यहाँ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट की। तो इसमें जो 136 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कर रहा है मुस्लिम विधि के अंतर्गत सूफा का अधिकार प्रथमतः उपलब्ध है। जो सूफा का अधिकार है ये किसको उपलब्ध है, तो सफ़ी इस शरीक को ये उपलब्ध होता है और उसी की बात ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो श्रुति होता है ये मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं होता है। मुस्लिम विधि के 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुरान होते हैं, सुन्नी होते हैं, इजमा होते हैं और कयास होते हैं। ये 4 प्रकार के स्रोत क्या होते हैं, मुस्लिम के प्रमुख स्रोत होते हैं और इसी स्रोत को वो क्या करते हैं देखते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर 138 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। मेहर में वृद्धि या कमी का अधिकार पत्नी को नहीं होता। अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो ये नहीं कहेगी कि अब हमारा मेहर क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके दीजिए, इस प्रकार का उसके पास अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 139 की हम बात करते हैं। 139 वाले में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलाक का तरीका नहीं है। मीन्स कि ये जो तलाक का तरीका दिया है इसमें से कौन सा एक तलाक का तरीका नहीं है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्वाह वित्तीय देने से इनकार करने पर यह तलाक का एक तरीका नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। 140 में कह रहा है कि विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि होती है। जब विवाह विच्छेद कर दिया जाता है तो उसमें इद्दत की अवधि कितनी होती है, तो 3 चंद्रमास की जो होती है वो इद्दत की अवधि यहाँ पे होती है। उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मूता विवाह को मान्यता मिली है। तो साथियों मूता विवाह को अगर मान्यता की बात करते हैं तो इथना आसिया शाखा के अंतर्गत इसको मान्यता दिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। मूता विवाह की चारों शाखाओं को सुन्नी तथा शिया विचारधारा निषिद्ध मानता है। सिर्फ आसना आशयी शिया विचारधारा इसका समर्थन करती है। और जो मूता विवाह किया जाता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, मूता विवाह को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अनुपातिक हास्य का नियम लागू होता है। तो दोस्तों ये कहाँ नियम लागू होता है, तो ये वसीयत जब हम लोग करते हैं तो उसी वसीयत में इसका नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की साथियों, तो यहाँ पे दिया है कि मुस्लिम विधि में पारस्परिक सम्मति से किया गया विवाह विच्छेद कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मुबारत कहा जाता है। मीन्स कि दोनों लोगों की सहमति से अगर कोई विवाह को विच्छेद किया जाता है मुस्लिम लॉ में तो उसको मुबारत कहा जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, कह रहा है जब पति तथा पत्नी दोनों एक साथ विवाह बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे से आग्रह करते हैं तो इस प्रकार का मुबारत तलाक का अंतर्गत आता है। जैसे हिंदू में 13B होता है, मीन्स की म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है, उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। मूसा का सिद्धांत मान्य है। तो ये कहाँ पे मान्य है, ये मूसा का सिद्धांत जो है वो दोस्तों ये शिया विधि के अंतर्गत इसको मान्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 145 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है मुस्लिम विधि में आजीवन हित की वसीयत के बारे में कहाँ बताया गया। ये जो आजीवन हित में वसीयत की बात बताई जाती है ये वसीयत जो होती है मान्य होती है, इस प्रकार की वसीयत। क्वेश्चन नंबर 146 की अगर हम बात करते हैं साथियों, यथासंभव समीपियन का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे से संबंधित है, तो दोस्तों ये वक़फ़ जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग वक़फ़ करते हैं उसी वक़फ़ से ये संबंधित है। अब इसका जो करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है यथा समीप का सिद्धांत वक़फ़ से संबंध में लागू होता है। इस सिद्धांत के प्रयोजन का प्रश्न भी तभी उठता है जब वक़फ़ की गई संपत्ति वक़फ़कर्ता के आशय देखा जाता है। यदि उसका उद्देश्य हेतु था तो संपत्ति का उपयोग उसके आशय या निकट द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। 147 में कह रहा है मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मीन्स कि जो यहाँ पे ये जो करेक्ट चारों ऑप्शन दिया है अवैध है, वैध है, कुछ शर्तों के अधीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। क्वेश्चन नंबर साथियों 148 में कह रहा है कि एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह क्या होगा साथियों, ऐसा जो विवाह होगा ये विवाह वैध होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम प्रवर्तित तो हो गया था। तो ये कब हो गया था, तो ये 1300 मीन्स की 1939 के अंतर्गत हो गया था। 149 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे सी होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में लागू हुआ था। इसमें एक पत्नी निम्नलिखित आधार पर विवाह
विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। पति का लापता होना, दूसरा पति द्वारा भरण पोषण करने में असमर्थ होना, तीसरा पति का कारावास, चौथा पति द्वारा विवाहिता उत्तरदायित्व का पूर्ण करने में असफल होना, पांचवा पति का नपुंसकता, छठवां पति का पागल होना और सातवां युवावस्था का विकल्प और आठवां क्रूरता। ये 8 ग्राउंड थे, 8 के 8 ग्राउंड मैंने आपके सामने रख दिए। क्वेश्चन नंबर 150 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों शरीयत अधिनियम 1937 किस तारीख से लागू हुआ था? तो दोस्तों ये कब लागू हुआ था? 7 अक्टूबर 1937 से ये लागू हुआ था और ये एज यूजुअल आपको लर्न करके रखना है। इस्लाम में विवाह है 151 नंबर। तो जो ये विवाह है अनुबंध, संविदा और संस्कार दोनों है। अगर संविदा की बात करते हैं तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा बताया गया था कि जो मुस्लिम विवाह होता है दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है, और कुछ हित में देखा जाए तो ये संस्कार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बोहरा समुदाय मुस्लिम विधि की किस शाखा को मानता है? तो किस शाखा को मानता है? इस्लामिया इस्माइली शाखा को मानता है। दोस्तों इसमें 152 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा है। अब हम नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। जो नेक्स्ट सेशन हम लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द आपके पास नेक्स्ट सेशन भी आएगा, वो पार्ट सेकंड होगा। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में हम डील करेंगे। मीन्स कि 153 से लेकर के 200 के बीच में जितने क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी आपके सामने डील करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड और खास करके उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको आसानी से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।